गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फूड एंड न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। हम कैल्शियम के बारे में पढ़ रहे थे। मिनरल्स, खनिज तत्वों के अंतर्गत कैल्शियम की भूमिका और उसके महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में हमने जाना और किस प्रकार से जो कारक हैं वो कैल्शियम के अवशोषण को, उसकी उपभोक्ता को हमारे शरीर में प्रभावित करते हैं, उसके बारे में हमने जाना। आज कैल्शियम का ही दूसरा भाग हम पढ़ेंगे और इस दूसरे भाग में हम कैल्शियम जो मिनरल है उससे संबंधित अन्य बातों के बारे में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले बात आ जाती है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की, यानी कि आरडीए की। आरडीए से तात्पर्य आप सभी परिचित हैं बहुत अच्छे से। रिकमेंडेड यानी कि सुझावित, डाइटरी यानी कि आहार्य, अलाउंसेस यानी उसकी मात्राएं या उसका प्रावधान। सबसे पहले हम देखें कि आरडीए में के अंतर्गत पुरुष व महिला जो है 400 मिलीग्राम प्रतिदिन यह आवश्यकता होती है आहार में कैल्शियम की। इसी प्रकार से गर्भावस्था और दुग्धपान अवस्था दोनों ही अवस्थाओं में ये मात्रा, ये आवश्यकता बढ़ जाती है और सबसे ज़्यादा आवश्यकता प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इन्हीं दो अवस्थाओं में होती है कैल्शियम की, जो हम देख रहे हैं 1000 मिलीग्राम प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। और जब बच्चा इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था में, जब 0 से 1 साल का बच्चा है तो यानी कि जन्म से 1 वर्ष तक का बच्चा है तो उसकी 500 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जो माता के दूध से पूरी हो जाती है। और फिर जैसे वो बच्चा बढ़ता है आगे, विकास की अवस्था होती है और बहुत तीव्र विकास की अवस्था होती है, जिसके अंतर्गत इस बाल्यावस्था में उसकी रिक्वायरमेंट शैशवावस्था से कम हो जाती है कैल्शियम की मात्रा, और उसको 400 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और आगे चल के देखें, किशोरावस्था में पूर्व और उत्तर बाल्यावस्था में ये 600 मिलीग्राम हो जाती है और किशोरावस्था में ये 500 मिलीग्राम हो जाती है। तो इस टेबल से आपको स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से अलाउंसेस हैं, कैल्शियम कितना रिक्वायर्ड होता है अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग लोगों के लिए। अब कैल्शियम डेफिशिएंसी अर्थात शरीर में कैल्शियम की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम देखते हैं। कैल्शियम की कमी से मुख्य रूप से जो कार्य कैल्शियम संपन्न कर रहा था उसकी कमी से उसी से होने वाले रोग हो जाते हैं। तो इसीलिए जो अस्थियों और दांतों के निर्माण का काम कैल्शियम कर रहा था, तो अब अगर कैल्शियम की कमी हो रही है तो वो प्रक्रिया प्रभावित होगी, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और नतीजा क्या होगा, विकृतियां उत्पन्न हो जाएंगी, अस्थियों में विकार उत्पन्न हो जाएंगे, दांतों के बनावट में भी विकार उत्पन्न होने लगेंगे। और एक और महत्वपूर्ण कार्य जो कर रहा था कैल्शियम, वो है रक्त का थक्का जमाने का कार्य। तो ये जो ब्लड कोएगुलेशन है वो इफ़ेक्ट हो जाएगा, उसके ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव होगा और शरीर से चोट लगने पे रक्त की हानि होने की संभावना होती है। तो इसमें हम देखें कि सबसे पहले बच्चों में जो होने वाला है बच्चों में जब कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसमें सबसे पहले शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी और अस्थियां और दांतों में कैल्शियम के समाहित होने का कार्य बंद हो जाएगा। यानी कि जो कैल्शियम फॉस्फेट का जमाव होता है अस्थियों में, वो प्रक्रिया प्रतिकूल प्रभावित होगी। साथ ही साथ नकारात्मक कैल्शियम संतुलन अर्थात कैल्शियम का विसर्जन शोषण से ज़्यादा होता है। यानी कि हम आहार में कितनी ही कैल्शियम की मात्रा लेते रहें लेकिन शरीर से उसकी हानि हो रही है कैल्शियम की, इसीलिए जितनी आवश्यकता हमें चाहिए कैल्शियम की वो शरीर को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए प्राप्त नहीं होती। तो ये एक प्रमुख समस्या, इसे कहते हैं नेगेटिव कैल्शियम बैलेंस। इसके बाद देखें कि अस्थियों में जो कैल्शियम है वो निकलता है तो क्या होगा, अगर किसी चीज़ में जो उसको मजबूती प्रदान करती है अगर उससे उसकी हानि हो जाएगी तो क्या होगा, वो चीज़ कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए कैल्शियम के निकल जाने से, कैल्शियम की कमी होने से अस्थियाँ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती हैं, मृदु हो जाती हैं, सॉफ्ट हो जाती है। और इसी को बच्चों में जो होने वाला रोग है उसे कहते हैं रिकेट्स, ये नाम है। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न भी है। कैल्शियम की कमी का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, या कैल्शियम की कमी से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा है, रिकेट्स है। इसमें क्या होता है, प्रमुख लक्षणों में पैर और टांगों की आकृति बिगड़ जाती है, धनुषाकार पैर जैसे कि बाउ लेग्स कहते हैं, छाती छोटी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, बीच में से गड्ढा हो जाता है।
दूसरा प्रभाव क्या आता है कि पैराथायराइड ग्रंथियां जो होती हैं उसकी अतिशय और अस्वाभाविक वृद्धि होती है और वो सक्रिय हो जाती हैं, एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाती हैं। मांसपेशियों के अधिक संकुचन के कारण टेटनी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे पेशियों के पीड़ादायक संकुचन के कारण कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा छोटा बच्चा एकदम से ऐंठने लगता है, एक कन्वल्शन सा आता है, यानी कि एक प्रकार से दौरा भी आता है जिसमें कि वो ऐंठने लगता है। इसे कहते हैं टेटनी, मस्कुलर टेटनी बोलते हैं इसको, मांसपेशियों की टेटनी बोलते हैं इसे। इसमें संकुचन बहुत तीव्र गति से होता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में ऐंठन आ जाता है। तो कैल्शियम की उपस्थिति इस संकुचन की प्रक्रिया को भी कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, और उसके अभाव में ये तीव्र हो जाता है संकुचन, नतीजा मस्कुलर टेटनी। इसके अलावा ये तो हमने देखे बच्चों में होने वाले कैल्शियम की कमी के प्रभाव को। अब हम देखें जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग हैं, युवा हैं, प्रौढ़ हैं, उनके शरीर में कैल्शियम की कमी का क्या प्रभाव पड़ता है। एक रोग है जिसका नाम आपने सुना होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो अर्थात अस्थियों से तात्पर्य है, पोरेसिस से क्या तात्पर्य है, छोटे छोटे छेद हो जाना। तो ऑस्टियोपोरोसिस से मतलब ये है कि अस्थियों में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। और ये छेद क्यों होते हैं, क्योंकि जब कैल्शियम और फॉस्फोरस इनका जमाव होता है कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में, और जब शरीर, ये इसके लिए ऑब्वियसली कैल्शियम की आवश्यकता है, फॉस्फोरस की भी आवश्यकता है, और जब शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी होती है तो क्या होता है, ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है ये टूटने लगता है, विघटित होने लगता है। नतीजा कैल्शियम भी लूज़ हो जाता है, फॉस्फोरस भी लूज़ हो जाता है, और इसके लूज़ होने की, इसकी हानि की वजह से क्या होता है, हड्डियों से वो विसर्जित हो जाता है, निकल जाता है। तो निकलने की वजह से हड्डियों में कुछ छोटे छोटे से छिद्र हो जाते हैं, और छिद्र होने की वजह से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। तो देखें इसी कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस की स्थिति में कैल्शियम अस्थियों से अधिक मात्रा में निकलने लगता है, जिससे वो सहज ही टूटने वाली स्थिति में आ जाती हैं, और थोड़ी सी चोट लगने पे भी अस्थियां टूट सकती हैं। और कभी कभी किसी अस्थि के टूटने की वजह से रीढ़ की अस्थियों में, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी को, उसमें पीड़ा होती है, पेट के आसपास की जगह भी प्रभावित होती है। और इसीलिए अब अगर ये रोग हुआ है, कैल्शियम की कमी से हुआ है, और उसके साथ जुड़े हुए कुछ और पोषक तत्व हैं उनकी कमी से हुआ है, तो अब क्या देना होगा इसके उपचार के लिए, कैल्शियम की टैबलेट्स देनी होगी, साथ ही साथ कैल्शियम के साथ ही विटामिन डी, दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है अस्थियों के लिए, तो वो भी देना होगा। फिर बहुत बार ये भी है कि गर्भावस्था और जो दुग्धपान वाली अवस्था है उसमें भोजन में कैल्शियम की मात्रा आहार में, माता के आहार में कम हो जाती है, तो भ्रूण को पूरा कैल्शियम नहीं मिल पाता, और वो भ्रूण या शिशु कैल्शियम की पूर्ति के लिए माता की हड्डियों से कैल्शियम अधिक ग्रहण कर लेता है, जिससे माता की अस्थियां नाजुक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, और अल्प आघात से ही टूटने की संभावना हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियो तात्पर्य ही अस्थियों की कोशिकाओं से है, और मलेशिया से तात्पर्य उसके विकार से है। तो इस प्रकार से इस स्थिति में रक्त में कैल्शियम की कम हो जाती है मात्रा, और मूत्र के द्वारा विसर्जित कैल्शियम की मात्रा भी कम होती है, क्योंकि शरीर में कम ही मात्रा में कैल्शियम उपस्थित है माता के। तो ऑस्टियोपोरोसिस में रक्त के कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र के द्वारा भी अधिक कैल्शियम का विसर्जन होता है। अब रक्त में कैल्शियम की मात्रा से जो कमी होती है उसको कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया। ये दो कंडीशंस हैं कैल्शियम के संदर्भ में विशेष रूप से जानने ज़रूरी है, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया से क्या तात्पर्य है, जो कि जिसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है शरीर में, और हाइपर कैल्सीमिया से क्या तात्पर्य है, जिसमें शरीर में कैल्शियम की अधिकता हो जाती है। तो रक्त में जब कैल्शियम की मात्रा में कमी होती है तो उससे हाइपोकैल्सीमिया की स्थिति होती है, और वाहक नाड़ियाँ अधिक उत्तेजित हो जाती है, और मांसपेशियों में संकुचन और फैलाव की क्रिया कम हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती हैं। दांत भी कमज़ोर हो जाते हैं, उतने सुदृढ़ नहीं रहते, क्योंकि इसकी बनावट के लिए फिर कैल्शियम की ज़रूरत है। फिर और स्वभाव में परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, और रक्त के थक्के को जमने में अधिक समय लगता है, जिसके बारे में मैं बता चुकी हूँ आपको ब्लड कोएगुलेशन के बारे में।
तो इस प्रकार से ये कैल्शियम का प्रभाव होता है और कैल्शियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरडीए हमने इसका आरडीए आपको पता होना चाहिए और मुख्य रूप से जो गर्भावस्था और धात्रीवस्था है उसमें कितनी मांग होती है शरीर के द्वारा वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये जो वृद्धि है दोनों अवस्थाओं में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर भी प्रश्न आता है। अब कैल्शियम के प्राप्ति साधन क्या हैं? कैल्शियम के प्राप्ति साधन हम देखें तो जितने भी दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें हैं उन सब में कैल्शियम है। तो दूध है, दही है, पनीर है, मावा है, इसके अतिरिक्त तिल होता है जो सेसमी सीड्स बोलते हैं उसे। इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उसमें भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। रागी होता है, अनाज एक प्रकार का है, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार से कैल्शियम के इन सब चीज़ों से हमें प्राप्त होता है। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि कैल्शियम के प्राप्ति साधन कौन से हैं, कैल्शियम की कमी का क्या प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है और किस प्रकार से उसको रोकने के लिए कैसे विटामिन डी कैल्शियम की डोसेज लेनी चाहिए। धन्यवाद।